बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इस वक्त शदीद तनाव पाया जाता है और बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ के हवाले से सबसे ज्यादा इख्तलाफ सामने आ रहा है। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस मामले पर दोहरा मौक़िफ़ देखने में आ रहा है। एक राय यह सामने आ रही है कि इमरान खान के साथ वही सलूक हो रहा है जो माजी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ किया गया था, जबकि दूसरी जानिब नून लीग की क़यादत का मौक़िफ़ है कि किसी सजा याफ्ता शख्स से सियासी मुशावरत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासी महाज पर यह हंगामा अभी जारी था कि एक अहम कानूनी पेशरफ्त सामने आई। बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट और दीगर हुक्काम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने इमरान खान के लिए हफ्ते में 2 बार मुलाकातों का जो शेड्यूल बहाल करने का हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। दरखास्त में सुपरिटेंडेंट अडयाला अब्दुल गफूर अंजुम, SHO राजा एजाज अजीम, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब होम सेक्रेटरी को फरीक नामजद किया गया है। अलीमा खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि वह अपने भाई की सेहत, कानूनी हकूक और इंसानी सलूक से मुतल्लिक मुसलसल तशवीश में मुब्तला है। उनके मुताबिक अदालत के वाज़ेह हुक्म के बावजूद न उन्हें मुलाकात की इजाज़त मिली और न वकला और अहले खाना को बाकायदा रसाई दी गई जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई है। यह दरखास्त ऐसे वक्त में दायर की गई है जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कई PTI रहनुमाओं के हमरा अडयाला जेल के बाहर रात भर धरना दे चुके हैं। उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान से मुलाकात की उन्हें 8वीं मरतबा इजाज़त नहीं दी गई। इससे कबल इमरान खान की बहनों ने भी मुलाकात न मिलने पर अडयाला जेल के बाहर एहतजाज किया था। खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात ना हो, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ना हो, बिजनेस एज यूजुअल नहीं होने देंगे। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुलाया हुआ है, कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है अडयाला जेल भी जाएंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल पार्लियामेंट तक भी पहुंच गई, जहां PTI के अरकान ने इमरान खान से मुलाकात न करवाने के मामले पर सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज किया। नारेबाजी हुई, गर्मा गर्मी बढ़ गई और PTI सेनेटर्स वॉकआउट कर गए। दूसरी तरफ नून लीग में 2 तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान के साथ वही सलूक हो रहा है जो माजी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ हुआ था, सब कुछ जेल कानून के मुताबिक है। जबकि दूसरी जानिब सेनेटर परवेज रशीद और वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि सजा याफ्ता कैदी से सियासी मुशावरत नहीं हो सकती और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की दरखास्त जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। परवेज रशीद का कहना है कि अडयाला जेल को पार्टी हेडक्वार्टर बनाना गैर कानूनी है और सियासी ताकत के जरिए फैसले मुसल्लत करने से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब अडयाला जेल हुक्काम ने बानी PTI की सेहत और सूरत हाल से मुतल्लिक तमाम अफवाहों की तरदीद की है। जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान सेहतमंद महफूज हैं, उन्हें TV, अखबार और दीगर सहूलियात मुयस्सर हैं। एक बैरक के 6 कमरे उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं और हफ्ते में एक बार बाहर से देसी मुर्गी और मछली मंगवाने की इजाज़त भी है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की मुलाकात भी हफ्तावार शेड्यूल के मुताबिक कराई जाती है और जेल के अंदर आने वाला हर शख्स जेल कवानीन के मुताबिक मुलाकात कर सकता है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त का। पंजोता साहब, ये फरमाइएगा, एक तो हमने देखा कि कल रात को धरना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। सुबह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए और वहाँ पर भी ओशनवाई ना हो सकी, लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी आज इस पर कमेंट किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि ये एक गैर कानूनी मुतालबा है आप लोगों की जानिब से कि हमारे लीडर से मुलाकात कराई जाए और मुलाकात का कोई कानूनी हक भी नहीं बनता। तो क्या ऑप्शन है आपके पास? अब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। अता तारड़ साहब से ज़रा पूछिएगा कि क्या ये हक बनता था कि आप एक स्टाम्प दें और कहें जी कि मैंने 4 हफ्ते लंदन इलाज करवाना है और फिर वहाँ पर बिगौड़े हो जाएं, इश्तिहारी के साथ साथ आप वापस भी ना आएँ और फिर डील करके आप वापस आएँ। इसका ज़रा जवाब दे दें। ये किस कानून के तहत आपने बिगोड़े होने का फैसला किया और कैसे आप बिगोड़े रहे और फिर लंदन बैठ के आप टिकटें भी जारी करते रहे, तमाम मामलात में आप मुदाखलत भी करते रहे, काबीना तक को वहाँ बुलाते रहे, हर तरह की चीज़ें आप करते रहे वहाँ बैठ के। नंबर 1। नंबर 2 बात ये रह गई कि देखें, जो आप जेल मैनुअल है उसको अगर आप पढ़ें, उसका रूल 92 है जिसके मुताबिक कोई भी कैदी उससे उसके रफ़्क़ा, फैमिली, वकला जाकर मिल सकते हैं, उसके दोस्त मिल सकते हैं। अगर ये पाबंदी लगाते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि जनाब वज़ीर आला जो हैं वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, सियासी गुफ्तगू का नहीं लिखा हुआ, तो मेरी अपनी जो मुलाकात है कम से कम कोई 4 महीने हो गए, हर हफ्ते दूसरे हफ्ते मेरा नाम जाता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है जो 24 मार्च
इसी साल का, जिसको अब हुए कोई 7 साढ़े 7 महीने हो गए हैं, उसके मुताबिक 3 मेंबर बेंच का जो फैसला था वो ये कहता है कि मंगल को और जुमरात को जाकर लोग मिलेंगे, वकला जाएंगे और फैमिली जाएगी मंगल को, रुफका जाएंगे जुमरात को। रुफका की पूरे 1 साल में किसी की मुलाकात नहीं हुई, फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। 4 इस नवंबर को फैमिली की मुलाकात हुई, सिर्फ एक बहन मिली, उसके बाद कोई नहीं मिला। इस वक्त इमरान खान साहब 3 हफ्तों से ज्यादा टाइम से आइसोलेशन के अंदर हैं। तो जो प्रिजन रूल है, क्या वो उससे हटके एक अततारड़ जो है वो बयान देंगे तो वो बात जो है वो लीगल होगी, या जो कानून होगा वो लीगल होगा? अच्छा पंजोता साहब, आपके एक तो सामने हाई उन्होंने कोर्ट का एक हुक्म चीज है, और उसकी उन्होंने मैं वो वैलिडिटी ऐड कर है देता या हाई हूं, कोर्ट एक सवाल ऐड कर देता उड़ाने हूं। वालों की मैं वैलिडिटी है? इसी चीज पे हाई कोर्ट से भी रिलेटेड आता हूं, लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि एक तो वो सजा याफ्ता शख्स है इमरान खान के बारे में, और एक कहा कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो अगर हुकूमत का वजीर इत्तलात ये कह रहा है कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 हफ्तों में मुलाकात नहीं कर सकी, तो क्या मंगल को हो जाएगी? कोई यकीन दहानी हुई है कि या क्या हिकमत अमली देखें, उस हुकूमत का वजीर है जो 17 सीटों के ऊपर थी और उसको लंदन डील के तहत तमाम तर इक़्तिदार दिया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया। जिसके साथ अवाम खड़ी है वो जेल में है, और जिनसे अवाम नफरत करती है वो इक़्तिदार में है। इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर ये आप देख लें, 5 से 6% टर्न आउट रहा। मस्जिदों के अंदर ऐलानात करवाते रहे कि खुदारा वोट डालने के लिए ये कुछ हमारे कख बच जाएं, और फिर शाम को मर्जी से टर्न आउट बनाकर तो आप भाग गए ज़िमनी इलेक्शन से, आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया, बाइकआउट ना करते क्या आप? औकात है? नहीं, देखें, हमने जो बाइकआउट किया है उसमें अगर आप देखें 2 हलकों के अलावा 11 हलकों में ये एकतरफा ट्रैफिक के बावजूद 5% से ज्यादा टर्नआउट नहीं गया। जहां हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, अगर हरीपुर की बात करें, वहां 39% टर्नआउट। पीटीआई के लिए लोग निकले, इनके लिए लोग नहीं निकले, तो लोगों ने इनको 95% अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अब आगे थोड़ी सी बात लेकर आ जाएं, तो वजीर इत्तलात जो बात कर रहे हैं, क्या वो कानूनी बात कर रहे हैं? नहीं, कानूनी नहीं बात कर रहे, क्योंकि प्रिजन रूल भी अलाउ कर रहा है और हाई कोर्ट का हुक्म है, तो इन्हें अदालत की दरखास्तें पेंडिंग हैं। चीफ जस्टिस उन पे नाशुनवाई कर रहे हैं। वजीर आला गए, उनसे मुलाकात तक नहीं की, पिछली दफा भी गए, खान साहब की बहनें गई। हमारे पास बताएं क्या ऑप्शन बच जाता है? साफी हमसे पूछते हैं जी क्या आप आकर बैठ गए, आगे क्या प्लान है? तो हम उनसे उनके सामने ये मुकदमा रखते हैं कि जब अदालतें जो हैं वो 26वीं और 27वीं तरमीम के तहत उनकी ये सूरत हाल है कि वो मुलाकात तक नहीं करवा पा रही। वजीर आजम का ये हाल है कि वो कहता है पूछ के मैं बताता हूँ, ठीक है जी, और उनके मिनिस्टर्स आकर खड़े होकर कहते हैं जी कि हम इनको नहीं मिलवाने देंगे। तो हम अपने लीडर से, जो इस कौम का लीडर है, जिसने मुसलमानों की नुमाइंदगी की पूरी दुनिया के अंदर, उससे मुलाकात के लिए, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए एहतजाज के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? बिल्कुल हम मंगल को पंजोता आएंगे, साहब, आपने क्योंकि कहा मुलाकात कि नहीं करवाई हम जाएगी। सहाफियों से हमारी तरफ कहते से हैं, आज इसका हल तो आपको सहाफियों ने नहीं बताना, इसका हल तो आपने बताना है और अपने कारकुनान को बताना है। आपने वजीर आला केपी तब्दील कर दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई उस तरह की पेशरफ ना हो सकी जो शायद आप लोग देख रहे थे कि होनी चाहिए। 1 साल हो गया, आज नवंबर का महीना आ गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज नहीं किया जिस तरह पहले वो माजी में एहतजाज करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, या उनको लगता है कि वो बंद गली के अंदर उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा, और जब तक सुनवाई नहीं होगी अदालतों में आगे नहीं बढ़ेगा मामला? देखिए, दीवार से तो हमें बिल्कुल लगाया गया, पीछे दीवार है, और हम कोई समझे कि झुक जाएंगे, बिल्कुल इस जालिम के सामने, जाबर के सामने नहीं झुकेंगे। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने हक के लिए लड़ेंगे, जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए लड़ेंगे। बाकी रही एहतजाज की बात, तो एहतजाज जो है वो बिल्कुल होगा। हमने मुख्तलिफ प्रोटेस्ट किए, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एहतजाज भी किया, मुख्तलिफ कॉल्स भी दी, हमने जलसे भी किए। केपी के अंदर जलसा हुआ, संगजानी जलसा हुआ, लाहौर जलसे हुए, हर जगह पर हमने जलसे किए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं जलसे नहीं हुए या एहतजाज की कॉल नहीं हुई। आज आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पिटीशन दायर की है। अलीमा आपा की तरफ से हमने जेल हकाम को, होम डिपार्टमेंट को, उसके साथ साथ जो जेल खाना जात के आईजी हैं उनको, इन तमाम लोगों को खतूत लेके हैं, जाकर डिलीवर करने की भी कोशिश की है जेल अथॉरिटीज को। उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा हम रिसीव ही नहीं करते, क्योंकि जाहिर बात है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मुल्क के अंदर मामला है। कानून नाम की तो चीज रह कोई नहीं गई, आइन वैसे उन्होंने खत्म कर दिया है। अदालतें अब उनके अंदर इंसाफ, आपके सामने हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि हम इंसाफ नहीं दे पा रहे, उनके लेटर्स कह रहे हैं, उनके इस्तीफे कह रहे हैं। वो उनके जो जिस तरह ट्रांसफर करके यहाँ जजेस बिठाए गए, 16वें नंबर पर वहां पर कोई बंदा और उसे चीफ जस्टिस बना दी जाए, तो वो तमाम तर जो चीजें हैं वो सारी कौम के सामने है। तो हमारे पास रास्ता एक जमहूरी तरीके से, जमहूरी मुल्क के अंदर यही होता है कि आप अदालती रास्ते इख्तियार करें और साथ
अगर अदालतें आपकी ये सुनवाई ना करें तो आप एहतजाज करें। तो एहतजाज हमारा राइट है, वो हम करेंगे। मंगल को हम पूरे तमाम एमपीएस के हमरा हमारे बाकी तंजीमी उहदेदारान भी होंगे, केपी से तमाम लोग होंगे। हम जाएंगे, वहां प्रोटेस्ट करेंगे, वहां बैठेंगे, वहां धरना देंगे। हम बिल्कुल उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक उनकी मुलाकात ना कराई। हमारा तो कल भी ये मुतालबा था कि अगर सीएम की मुलाकात नहीं हो रही तो किसी एक बहन की हो जाए, किसी एक शख्स की हो जाए, कम से कम खान साहब की खैरी तो दरियाफ्त हो अच्छा, जाए। ये अब आपको यकीन अब दहानी उनकी कराई खैरियत गई, दरियाफ्त कल करने के जेल अंदर से 2 मिनट की मुलाकातों के लिए आए आप, सीएम को कायल करने के लिए वहां अंदर से लोग आए, तो बताया गया कि मंगल को मुलाकात हो जाएगी। किसने बताया, किसने यकीन दहानी कराई, जिसके बाद आप फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और कहा कि मंगल को जाएंगे, अब वहां से ये रात का धरना खत्म कर दिया? तो हम तो बिल्कुल जो है वो उस बात पे आमादा नहीं हुए, क्योंकि इससे पहले भी वो बार बार कहते रहे कि अगले मंगल आ जाइएगा, और 4 तारीख से लेकर आज तक किसी एक बहन की भी मुलाकात नहीं हो पाई। मंगल को मेरा नाम था, मैं सारा दिन रात 12, 1, 2 बजे तक हम बैठे रहे, तमाम लोग, सलमान राजा बैठे रहे, बाकी वकील बैठे रहे, किसी को नहीं मिलने दिया गया। तो मंगल को जो हमने डिसाइड किया है वो यही, सारी रात गुजारने के बाद एक सूबे की आवाम का वज़ीर आला जो सड़क पर सारी रात बैठा रहा, उसके साथ काबीना बाकी लोग बैठे रहे। तो सुबह डिसाइड किया कि हाई कोर्ट में जाकर वहां दस्तक दी जाए। ये जो कहते हैं जी कि आप कोर्ट में नहीं जा रहे, आप वहां बैठे, हम उससे पहले भी कोर्ट में गए हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, हम तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर कर रहे हैं कि आपने हुक्म दिया था कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, और वहां पर खड़े पुलिस के एहलकार रोक के कहते हैं जी कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते। तो परवेज रशीद साहब का मैं बयान देख रहा था कि ये अदालत क्यों नहीं जाते, उनको कोई अच्छा एडवाइजर दें, आप ही कोई दे दें, कोई कोऑर्डिनेटर। परवेज रशीद साहब ने यह भी कहा है कि मुलाकात नहीं करवानी चाहिए। परवेज रशीद साहब ने यह भी कहा है कि मुलाकात नहीं करवानी चाहिए, लेकिन जिस पार्लियामेंट को आप मानते नहीं है, जब इलेक्शन आता है तो आप बायकॉट कर लेते हैं, उसी पार्लियामेंट के हवाले से हिकमत अमली आपकी यह है कि हम इजलास नहीं चलने देंगे। दिस इज द मैक्सिमम जो पीटीआई इस वक्त कर सकती है या करेगी? देखें, बिल्कुल पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के अंदर भी हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, ना सेनेट को चलने देंगे, ना हम नेशनल असेंबली को चलने देंगे। हर जगह पर आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि जमहूरी तरीके से हम बंदूक लेकर तो नहीं चढ़े, हमने टैंक तो नहीं लिए, हमने पत्थर उठा के नैब के ऊपर हमला तो नहीं किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को घसीट के बाहर तो नहीं निकाला जो पीएमएलएन करती रही। यानी जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने फौज पे हमले किए, जिन्होंने पाकिस्तान की अदालतें उनके ऊपर हमले किए, उनको आपने क्लीन चिट दे दी है, और वो बैठ के कहते हैं जी इनको लाने वालों का भी हिसाब होना चाहिए। लाया जो आपको लाया गया था 80 की दहाई के अंदर, क्या उनका हिसाब होगा? जो उसके बाद जब आपको हटाया गया, फिर आप उन्हीं के खिलाफ अगर वो गलत तरीके से आए थे तो क्या अगर आप भी उसी तरीके से आए तो उसको ठीक तस्लीम कर लिया जाए? ये तो नहीं हो सकता। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान जेल से तहरीक चलाना चाहता है, और ये इल्जाम हुकूमत लगाती है कि लगाती क्या है, इमरान खान का जो मैसेज आता है मुलाकात के बाद, जो ट्विटर पर या दीगर सोशल मीडिया पर देखा जाता है, वो बहुत सख्त अल्फाज होते हैं। आपको नहीं लगता कि मामलात को सेटल डाउन करने के लिए वो जो अल्फाज का चुनाव है उसको बेहतर करना होगा? इमरान खान को भी कहीं ना कहीं अपने उस बयानिए से पीछे हटना होगा, तभी पार्टी भी आगे चल पाएगी और पाकिस्तान के अंदर सियासत भी आगे चल पाएगी। देखिए, इमरान खान का बयानिया क्या है? अगर इस बयानी के अंदर कोई एक चीज इस पाकिस्तान के खिलाफ हो तो 8 फरवरी को अवाम ने रिजेक्ट कर देना था, या उसके बाद इन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर रिजेक्ट कर देना था। निकल जाते लोग, टर्न आउट आ जाता, पता चल जाता कि वाकई जिनकी मकबूलियत है। बात यह है कि इमरान खान का बयान ये है कि इमरान खान चाहते हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, वो चाहते हैं पाकिस्तान के इदारे आज़ाद हो, वो चाहते हैं अदलिया आज़ाद हो, वो चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मुद्दत पूरी कर चुके हैं वो अपने घर जाएं, वो चाहते हैं कि जेली हुकूमत हम इसको नहीं मानते क्योंकि 17 सीटों से इनकी डील के जरिए, वो कहते हैं कि जो सजाएं दी गई हैं गलत दी गई हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों पर निकलने के ऊपर जो गोलियां चलाई गई हैं उनका हिसाब दिया जाए। ये वैसे पंजोता साहब, ये जितना बयानिया बता रहे हैं ना, ये ऑपोजिशन में आने के बाद बना। जब आप लोगों की हुकूमत थी तो इमरान खान का बयान उस वक्त कुछ और था, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उनकी राय कुछ और थी, ऑपोजिशन में आने के बाद तब्दील हो गई। आपकी हुकूमत रही, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए कुछ नहीं किया गया। ये सब बयानिए सब सियासी जमातों के हो जाते हैं, लेकिन तब होते हैं जब वो ऑपोजिशन में होते हैं, जब हुकूमत में होते हैं सारे बयानिए भूल जाते हैं। देखें, बात यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर अगर मतीउल जान को उठाया गया तो उन्होंने फौरन कहा कि उसे रिलीज किया जाए। इमरान खान के दौरे के अंदर किसी के ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई, लोग आकर पुरअमन धरने। मुझे अब बात करने देना, तो फिर एक मौका आएगा तो फिर आप कर लीजिएगा ना। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो उन्होंने किसी के ऊपर गोलियां नहीं चलाई। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत पूरी करने के बावजूद नहीं बैठ रहे। एक्सटेंशन बिल्कुल इमरान खान के दौर के अंदर हुई थी, वो गलत हुई थी, उन्होंने कहा जी हमसे गलती हुई, लेकिन उस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी दोनों ने वोट दिया था, इन तमाम जमातों की मर्जी से हुई थी, इमरान खान की खाली एक मर्जी से नहीं हुई थी। तो इन तमाम लोगों को भी कहिए कि आप भी उसके अंदर कसूरवार हैं। इमरान खान तो गलती मानता है, लेकिन जो ये कर रहे हैं
ठीक है, उस सारे मामले के बाद हमारे दौरे हुकूमत के अंदर तो नहीं अपनी मर्जी के जज उठा अच्छा, चले, के लास्टली ट्रांसफर करके लगाएंगे, आईनी पंजोता साहब अदालत एक बनाएगी। चीज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस जज को लगना था चीफ जस्टिस, उसको हटा के किसी और को लगाया गया। हमारे दौर के अंदर तो ऐसा ठीक है। नहीं अच्छा, हुआ। ये बताइएगा, हमारे दौर के अंदर तो आप लास्टली देख लें पेट्रोल की चीज, क्या कीमत थी, आम आवाम के पैकेज थे, हेल्थ कार्ड थे। आज तो देखें शौकत खानम और नमल का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया ठीक है, है, इस वजह से कि कोई जो है वो इमरान खान के नाम से कोई चीज अच्छी भी मंसूब होगी तो वो मंसूब ना हो। अच्छा, उसके साथ लास्टली ये ना बताइएगा, जुड़े, ठीक है? मंगल तो उससे को इलाज सिर्फ कौन करवा रहा है? आवाम करवा रही है, एमपीएज आ रहे इमरान खान तो नहीं हैं, करवा रहे एमएनएज आ रहे हैं, तमाम सियासी लोग अडयाला के बाहर आ रहे हैं, या जिस तरह हमने साल पहले नवंबर में देखा था कि एक खैबर पख्तूनख्वा से अवाम की तादाद को लाया गया था, आम अवाम भी आई थी, उन सबको भी मदऊ किया जा रहा है। मंगल को मंजरनामा क्या होगा अगर मुलाकात नहीं होती तो? देखें, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम सेनेटर्स, केपीके के एमपीएज, पंजाब के एमपीएज, टिकट होल्डर्स सारे आएंगे जी, और बाकी जगहों पे भी। चले, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू। और इमरान खान से पार्टी वर्कर्स, पार्टी अहदेदारान और बहनों की मुलाकात के हवाले से जो गुज़श्ता आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज गए, उसके बाद आज जो है ये फैसला किया गया कि मंगल को दोबारा जो है वो अडयाला के बाहर जमा हुआ जाएगा अगर मुलाकात ना कराई गई। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और आम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। क्या चीनियों के खिलाफ हमले आलमी बिसात पर चीन के खिलाफ कोई नई चाल हैं? चीन दुनिया की मरकजी इक्तसादी ताकत बन चुका है, आलमी सियासत का महवर है। क्या अब अमेरिका के एमा पर चीन को घेरा जा रहा है? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि चीनी शहरियों पर पाकिस्तान में हमले तो होते ही थे, अब अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में भी ड्रोन हमला किया गया। इसमें चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया और हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हो गए हैं। ताजिक हुकाम के मुताबिक 26 नवंबर 2025 की रात अफगानिस्तान से एक मुसल्ला हमला हुआ। हमला ड्रोन के जरिए किया गया जिस पर दस्ती बम और आतिशी असला नस्ब था। ताजिकिस्तान हुकूमत ने अफगानिस्तान से सरहद पार इस कार्रवाई पर शदीद तशवीश और एहतजाज का इजहार किया है। पाकिस्तान ने भी इस हमले की मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान इस बुज़दिलाना हमले की दो टोक अल्फाज में मजम्मत करता है। इस वाक़े में मुसल्ला ड्रोन के इस्तेमाल ने अफगानिस्तान से दरपेश खतरे और इसके पसे पर्दा अनासर की ढिठाई को नुमाया किया है। इससे पहले चीनी शहरियों को सिर्फ पाकिस्तान में निशाना बनाया जाता था और इन हमलों की जिम्मेदारी कलदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी कबूल करती थी। रोजनामा डॉन पर 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से चीनी शहरियों पर 14 हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में 20 चीनी शहरी मारे गए और 34 जख्मी हुए। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले का यह जवाब पेश किया जाता है कि चीन बलोचिस्तान में मादनी वसाइल के इस्तेहसाल में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन अब ताजिकिस्तान में हमला यह जाहिर कर रहा है कि चीन के खिलाफ एक आलमी जाल फैलाया जा रहा है। ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में $7.2 अरब मालियत का असलहा छोड़कर क्यों गया। ऐसी खबरें क्यों सामने आई कि अमेरिका अब भी अफगानिस्तान को सालाना 2 से $2.5 अरब इमदाद दे रहा है। तीसरी जानिब चीन की जापान से भी तलखियां सामने आ रही हैं। चीन ने जापान को ताइवान के रिमार्क्स पर संगीन नताइज से खबरदार किया है। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि टोक्यो ने ताइवान के मामले पर जरा सा भी गलत कदम उठाया तो उसे दर्दनाक अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। चीन ने अपने शहरियों से यह अपील भी की थी कि वो जापान का सफर ना करें। इसकी वजह जापानी वजीर आजम तकाइची का बयान था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान अपनी दफाई अफवाज का इस्तेमाल कर सकता है। इस पर चीनी सिफारतकार ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे तासुर मिला था कि वो जापानी वजीर आजम का सर कलम करने की बात कर रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दी थी, जिससे यकीनन चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए और ताजिकिस्तान में भी चीनियों पर जो हमला हुआ है इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं खालिद चिश्ती साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे बड़ी तफसील से, लेकिन पहले ये जानना चाहूँगा कि अफगानिस्तान आखिर इस खित्ते के अंदर चाह क्या रहा है? क्या वो एक प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है या जो अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत है उसका कंट्रोल ही नहीं है, जो डिफरेंट ग्रुप्स या धड़े अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया ज़ौक, आपने इनवाइट किया है। देखिए ये अफसोसनाक वाक़या अमेरिका में भी हुआ है जिससे हम इनडायरेक्ट रेफरेंस ले रहे हैं और जान कहीं भी जाए ज़ाहिर अफसोस होता है, लेकिन हर बुराई में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकलती है और मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें सिर्फ ये पॉजिटिविटी निकलती है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है
एक सेंस हुआ है जिसमें लोगों को एहसास हुआ है, जिसको कहते हैं कि वो इसलिए कि इतनी दूर बैठकर अमेरिका में बैठकर इतना जल्दी एहसास नहीं होता कि तकलीफ जनाजों की क्या होती है, दहशतगर्दी की क्या होती है, और जो गरीब और मासूम जाने जाती हैं उनका क्या स्टेक होता है इस जंग के अंदर। अब अमेरिका में ज़ाहिर है बहुत एक लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वो फर्स्ट वर्ल्ड है, उनकी प्रायोरिटाइजेशन अपने एरिया में डेवलपमेंट होती है, अपने कंसर्न्स होते हैं, अपने लॉज और अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं। ये एक इसमें पॉजिटिव ये निकलता है कि अमेरिकन लोगों को ख़ास तौर पर हुकूमत और बहुत ही खुसूसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को शायद ये ज़्यादा ही एहसास हुआ है। आपने नोट किया जो बयानात दे रहे हैं कल परसों से कि मैं ये करूँगा और वो करूँगा, वो बुनियादी तौर पर ये इंडिकेटर है कि उनको एक जिसको कहते हैं ना एहसास हुआ है कि ये जब मासूम जाने जाती हैं, हमारी तो रोजाना की बुनियाद पर जाती हैं। देखिए उनके दो को फौजियों पर हमला हुआ है तो उनको कैसा महसूस हुआ है। ये हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को पुट अक्रॉस करने में निस्बतन आसानी होगी, खास तौर पर अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसा शख्स जो इस वक्त पावरफुल है, डोमिनेटिंग है और जाहिर है बहुत ज्यादा वो रेलेवेंस चाहते हैं हर वक्त, तो ये एक हमें पुट अक्रॉस डिप्लोमेटिक फ्रंट पर करना शायद आसान होगा निस्बतन पैरामीटर्स के थ्रू। दूसरी तरफ से आपने देखा कि ताजिकिस्तान आप कह रहे हैं वहां पर भी हमला हुआ है। अब एक सेंस ऑफ ओनरशिप ज्यादा लोगों में आएगी, ओनरशिप इस चीज की कि हम सबको ऐसे फितनों का मुकाबला करना है, ऐसे एलिमेंट्स का जो स्टेट कहलाना चाहते हैं लेकिन वो स्टेट है नहीं। तालिबान की जो हुकूमत है, देखिए वो हुकूमत है लेकिन वो स्टेट बनने में नाकाम है। हुकूमत को सिर्फ मैं रिट की हद तक कहता हूँ कि मेजॉरिटी अफगानिस्तान में उनका चले कंट्रोल है, मैं यहाँ तक मान लेता हूँ, लेकिन हुकूमत या जिसको स्टेट कहते हैं उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसको एहसास होता है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस का पास होता है, उसको बाय लॉज, कवानीन, गिव एंड टेक, जो भी एहसास दुनिया रखती है उनका पास रखना होता है। यहाँ पे ये ऐसा है ही नहीं। तो अब दुनिया को शायद ज्यादा समझ आना हमारी बात शुरू हो जाए। और पहले ही ताजिकिस्तान भी अब हर्ट हुआ है। रशिया ने इससे पहले कुछ दिन पहले ऑफर किया था कि मीडिएट करवा रहा हूं। रशिया ने भी देखिए ज़ौक अपने इंटरेस्ट में किया है। रशिया को भी पता है कि ये स्पिल ओवर हो सकता है उस तरफ, और ताजिकिस्तान एक मिसाल है। नेता चीनियों को जब इस तरफ मारा जाता है तो हम एहसास करते हैं, लेकिन दुनिया शायद उस तरह नहीं मानती क्योंकि सी पैक हर मुल्क के इंटरेस्ट में भी नहीं है। अब ताजिकिस्तान का नुकसान हुआ है, कल दूसरे मुल्क भी अलार्म क्रिएट करेंगे या खतरे की घंटी समझेंगे कि उनके लिए भी कल को हो सकता है, तो शायद वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक इशू को ज्यादा दें। पाकिस्तान को एक आइसोलेशन से निकलेगा इस निस्बतन जो सिर्फ कतर और तुर्की ने एहसास किया था, हमारा बड़े प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन भी किए। दुनिया को मेरे ख्याल है मुत्तहिद होना पड़ेगा और इसमें से पॉजिटिव आउटकम शायद यही निकलेगा। अच्छा बगड़ी हारिस साहब, एक तो जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये हालिया दिनों के अंदर हालात ख़राब थे बॉर्डर पर, तो बार बार अफगानिस्तान की तरफ से आवाज़ आती थी कि हमारे तो और भी मुल्कों के साथ बॉर्डर है, वहाँ पर तो पीस है, सिर्फ एक ही बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ ही इशू होता है। तो अब वो भी ये ख़त्म हो गया क्योंकि हमने देखा कि एक और मुल्क उनकी सरजमीन से अटैक किया गया वहाँ पर, और वो भी अब गैर महफूज हैं। दूसरा, अभी जो खालिद चिश्ती साहब ने बात की कि पूरी दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको लगता है कि ये इवेंट्स पूरी दुनिया को मुत्तहिद करेंगे, और मुत्तहिद करके क्या हो सकता है फिर? देखें, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है और बड़ी ज़रूरी है इसको डिस्कस करना कि एक क्लियर होगा जो पाकिस्तान पिछले 10 साल से चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हम DGI स्पीयर, हम लोग हमेशा ही कह रहे थे कि अफगानिस्तान इज एन एपी सेंटर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अलकायदा को ट्रेन कर रही है, नॉट इज प्रूवन। और अब अमेरिकन को भी रियलाइज हो गया कि उनको उसका लिंकेज भी, आपका जो करेक्शन निकाले उन्होंने, वो कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान से लिंकेज है। ये स्लीपर सेल जो बनाए इन्होंने जाके 41 कंट्रीज में, और वहाँ थ्रेट अलर्ट भी हुए हैं, वो भी उनको रियलाइज हो गया है। उसके बाद ताजिकिस्तान के इंसिडेंट नेक्स्ट हो गया, चाइना के लिए 3 चाइनीज नेशनल मारी शहीद कर दिए हैं। उसके बाद पाकिस्तान इज ऑलरेडी सफरिंग इट। ये फिर इंडिया की जो उसको शेयर मिल रही है, इंडिया प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान फितन खारिज फितन हिंदुस्तान, फिर उसके बाद पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, उसके वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर वो $7.2 बिलियन का वेपन है हमने छोड़ के गए जो इनके हाथ लगा हुआ है, उसको ये बेच भी रहे हैं और साथ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं टू बिकम अ वेरी सीरियस थ्रेट टू नॉट ऑन दिस रीजन बल्कि ग्लोबली ऑल्सो। और ये अब उनको पता चल गया कि वाकई ये पाकिस्तान बात ठीक करता था। दिस इज़ द टाइम कि पाकिस्तान को चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर दुनिया में हाई हो गया है, हमारे फील्ड मार्शल को सब सुनते हैं, उसके बाद हमारी फ़ौज भी पता चल गई बहुत मजबूत और लड़ाका फ़ौज है, मुल्क यूनाइटेड है। तो इसके लिए अब हमें एक दोबारा नए तरीके से एक केस तैयार करके अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, इस्लामिक वाले को, सबको बताने की, तो इस रीजन के अंदर भी चाइना और रशिया को, कि ये हालात हैं
Pakistan alone cannot confront all these terrorist organizations which are emanating from Afghanistan. और अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान नाकाम होता है तो इसका मतलब कि इट इज गोइंग टू स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेन। तो अगर हम ये कामयाब हो जाते हैं देन वी नीड टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम अमेरिकन्स। खास तौर पे अमेरिकन से हमें चाहिए कि आपको हमें एपीसी दें, हमें नाइट फिट हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटी दें, हमें नाइट फिट फाइटिंग नाइट विजन डिवाइसेस दें। साथ ही साथ उनको जो आप इतना पैसा दे रहे हैं हर हफ्ते $40 मिलियन दे रहे हैं, आप उसको रोकें, कट शॉर्ट करें। आप उनसे वेपन जो छोड़े वो वापस लें उनको, ताकि उनको भी पिंच और उनको समझ आए कि कॉम्पिटिटिव नेशन में कैसे रहना है। उन्होंने 40 किसी एक मुल्क से दुनिया में सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए 4 साल के अंदर। तो दिस इज वेरी सीरियस। क्या कभी चाइनीज अफगानिस्तान में मरा है? एक भी नहीं मरा, नॉट इवन वन। ये तो ताजिकिस्तान में उन्होंने कहा कि अभी आई एम श्योर कि इंडियन इंस्टिगेट किया और वहां जाके उनको ये वहां पर शैतानी खेल करें इंडिया की वजह से। अदरवाइज पाकिस्तान में चाइनीज आते हैं लोगों उनको मारा जाता है। तो ये सारी चीजों को देखें कि और अफगानिस्तान में क्यों वेपन एमनेस छोड़ के गए हैं। अफगानिस्तान शुड रिमेन ट्रबलसम। अफगानिस्तान में ऐसे हालात होने चाहिए। अफगानिस्तान ट्रबलसम मीन्स बलोचिस्तान विल नेवर बी पीसफुल। बलोचिस्तान विल नेवर पीसफुल मीन्स हमारा सीपैक नहीं मरेगा, हम गवर्नर ऑपरेशनलाइज होगा, हम तरक्की नहीं करेंगे, हमें कनेक्टिविटी जो है वो नहीं मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए। कनेक्टिविटी जो सेंट्रल से चाहिए बलोचिस्तान को वो नहीं मिलेगी अफगानिस्तान के थ्रू। These are multiple issues. ये मल्टीपल इश्यूज है और इसको एड्रेस होना होगा बाय टाइम। और हमारी हमेशा से नेक ख्वाहिशात रही हैं अफगानिस्तान के लिए। हम चाहते हैं कि हम मिलकर चले। चिश्ती साहब, अब ये कुछ चैलेंजेस का जिक्र बगेड़ी साहब ने किया, उनमें से एक चैलेंज जो अमेरिका असलहा छोड़ के गया और जो दूसरी इमदाद दी जा रही है। एक तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपने अमेरिका का जिक्र भी किया कि वहाँ पर एहसास हो गया होगा, इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा। हम तो हैं ही असरअंदाज हो रहे हैं, उनकी ज़मीन से अटैक्स भी हो रहे हैं, एक और मुल्क भी होना शुरू हो गया है, तो इस पे इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले कौन कर सकता है? देखिए इसमें कोई ऐसा प्रेस टू टेस्ट बटन नहीं है, ये रिमोट नहीं है कि एक कोई चैनल लगेगा। ये मल्टी प्रोंग हमें करना पड़ेगा अपनी एफर्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड हम हैं और सबसे ज्यादा रिस्ट्रेन भी हमने दिखाया है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो पाकिस्तान ने मुसल्लह अफवाज ने अभी दिखाया था ऑपरेशन जो हुआ था कुछ हफ्ते पहले, उसमें इंतहाई रिस्ट्रेन दिखाया गया था, यानी हमने रोका था। और हालांकि ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें ना तो ब्रेक आती है ना इतनी मेजरमेंट की जाती है। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि 100 टारगेट डेलिब्रेट जब पुट अक्रॉस हुआ था फाइनलाइजेशन के लिए, 5 या 10 टारगेट अप्रूव किए गए थे टारगेट करने के लिए। जिसका मतलब ये हम इतने केयरफुल थे, हम इतना मेजर्ड रखना चाहते थे, हम इतनी फोकस रखना चाहते थे कैंपेन। एक बात, जब आप इस तरह का कैंपेन करते हैं तो आपका जो पोजीशन टू हर्ट होती है या पावर टू हर्ट होती है, वो आपकी पावर टू बार्गेन होती है। हमने वो भी नहीं यूज की। हमारी पावर टू हर्ट बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने जैसे मैंने कहा रिस्ट्रेन किया, और पावर टू बार्गेन इसी वजह से शायद हमें नहीं मिली, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। आपके सवाल पे आते हुए हमें देखना पड़ेगा कि देखिए ये ग्लोबल दुनिया सारी जगह इफेक्ट हो रही है। कोई कभी किसी वक्त टाइम फ्रेम में हो जाता है, कोई किसी टाइम फ्रेम में हो जाता है। आप तुर्की को देख लें, वो दहशतगर्दी कर रहा है, और बहुत सारे मिडिल ईस्ट के मुल्क भी रहे हैं, खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब लोग कोई ना कोई दहशतगर्दी कहीं ना कहीं वाकई होते रहते हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसलिए हैं कि नेक्स्ट डोर है, फंडिंग बहुत ज्यादा आ रही है इंडिया की तरफ से, एक पैसेज खुल गया हुआ है सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, वो है। दुनिया को ये रियलाइजेशन कराने में हमें बेहतरी अभी तो आ रही है। मई ऑनवर्ड हम रेलेवेंट हैं दुनिया की नज़र में, हम एक रीजनल बैलेंसिंग फैक्टर हो चुके हैं। जो इंडिया रीजनल पुलिसमैन बनना चाहता था वो डिनाई हो गया, उसको दुनिया के सामने इंडिया एक्सपोज हो चुका है, इसकी क्रेडिबिलिटी अब नहीं है वो वाली जो पहले थी। हम तो अब ऑलमोस्ट किसी रेलेवेंट ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमें तो अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ही पिछली टर्म में कहते थे कि हम डुअल गेम खेलते हैं, उनके साथ भी खेल रहे हैं और ओपोनेंट के साथ भी खेलते हैं। तो अब हालात हमारी फेवर में है। हमें दुनिया को, सिर्फ अमेरिका को नहीं, मेरा ख्याल है रशिया को भी करना चाहिए। देखिए रशिया एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आमतौर पर इग्नोर किया जाता है। रशिया क्योंकि खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो लोग उसको समझते हैं कि रेलेवेंट उस तरह नहीं है जितना अमेरिका। नो डाउट अमेरिका ज्यादा रेलेवेंट है। रशिया रीजनल स्टेबिलिटी में ज्यादा रोल प्ले करना चाहेगा भी, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा सा लोअर पेडेस्टल पे हैं, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन बंद करने में जंग अपनी प्रेसिडेंट अमेरिका की बात नहीं मानी। रशिया को खुद भी फिक्र है कि ये अब अगर आज देखिए ताजिकिस्तान पहुंच गया, कुछ अर्सा पहले ही मैंने कहा था कि ये जब उन स्टेट्स तक पहुंचेगा तो उनको एहसास होगा। अब ताजिकिस्तान पहुंच गया, रशिया को भी रियलाइज करना चाहिए। चाइना और सऊदी अरब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत है। अगर बार्गेनिंग चिप कोई कर सकता है मुल्क
इंडिया के मुकाबले में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सिर्फ चाइना दे सकता है इस रीजन में। उसकी इंटरेस्ट भी है, उसका स्टेक भी है, हमारे साथ उसकी सिक्योरिटी कोलैबोरेशन भी बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक उन्होंने पहले भी दिया है। वो पहले कह रहे हैं कि हम आपको ट्रेन का, तालिबान को ऑफर कर रहे हैं कि ट्रेन का आपको लिंक कर देते हैं नॉर्थ चाइना की तरफ, एंड सीपैक में आपको प्रॉपर हिस्सेदार बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया का मेजरेबल टेंजिबल फाइनेंशियल एड इस वक्त ज्यादा है, तो जिसकी वजह से शायद वो कह रहे हैं कि जो कैश ऑन ग्राउंड है उसकी बातें करें, जो हवाई बातें शायद उनको लगता है कि ये तो अभी एयर में बातें, लैंड तो नहीं किया। तो मेरा ख्याल है चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, कतर ऑलरेडी है, सऊदी है, और अगर अमेरिका भी इसमें पुल इन कर सके तो डेफिनेटली एक, और रशिया खासतौर पे, तो ये एक ऐसा महाज बनेगा उनके खिलाफ जिसमें एक एलिमेंट ऑफ रियलाइजेशन होगी। अच्छा। और दुनिया को एहसास करने में आसानी होगी। अच्छा, मैं यही चीज ब्रिगेडियर साहब को लेकर जाता हूँ, लेकिन ब्रिगेडियर साहब इस अब तमाम चीज में जिसका जिक्र चिश्ती साहब ने भी किया, हमने देखा था कि चाइना ने फॉरेन मिनिस्टर्स को बिठाया था पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के, उनको कहा था कि CPEC 2 आपको जो है उसका आगाज हम अफगानिस्तान के अंदर कर देते हैं। और फिर पाकिस्तान भी मुतअद्दिद बार कह चुका है कि हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए बेहतर से बेहतरीन मौके पैदा कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर पाकिस्तान में भी अटैक होता है तो चाइनीज पर अटैक किया जाता है, वो अफगानिस्तान से लिंक्स है, ताजिकिस्तान में भी चाइनीज को अटैक किया गया तो वो अफगानिस्तान से किया गया। इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना का रोल क्या होगा, वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा इस तमाम सूरत हाल के अंदर, क्योंकि चाइना तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी वर्कफोर्स भी है, इंजीनियर्स भी हैं, और अगर इस तरह उसको अटैक करेगा तो क्या उसकी कोई फर्क पड़ेगा और उसका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, चाइना का अफगानिस्तान में बहुत काम चल रहे हैं, माइन मिलियन एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, और वो डॉलर्स में, मिलियन ऑफ डॉलर्स में वो अफगान तालिबान रजीम को पैसे भी दे रहे हैं। क्या वहां पर कभी एक चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ? नहीं हुआ। तो चाइना इज वेरी कंफर्टेबल। ये जो वे ताजिकिस्तान में जाके किया, क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो उनका एयर बेस था वो भी चाइना से उनका खत्म हुआ है, तो इंडिया को वो भी तकलीफ है। प्लस वो चाइना के साथ छेड़छाड़ की वजह से ये वो शो करना चाहते हैं कि जी हम वहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे, और वो जाके उनके लिए ऐसी टेररिज्म का स्टार्ट कर देंगे वहाँ पर। एक ईस्ट तुर्किस्तान, अगर आपको याद, इस्लामिक मूवमेंट भी है जो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होती है। लेकिन देखना यह है कि चाइना को रोल प्ले करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का ताल्लुकात खराब हुए हैं, चाइना हैज टू बी ऑन द फोर्थ फ्रंट अलॉन्ग विद ईरान। ईरान इज अ मेजर स्टॉक होल्डर। ईरान का नॉर्दर्न अलायंस जो है अफगानिस्तान की, उनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, और अगर चाइना और ईरान बैठ के अगर मीडिएट करें इस इशू को, तो मेरे ख्याल में दैट इज गोइंग टू बी मोर सक्सेसफुल। दोनों का इन्फ्लुएंस है, वो पैसा दे रहा है, ईरान का वैसे बहुत ताल्लुक है, क्या बाहर से जो भी आज अगर कभी भी तजारत करनी है तो उनको नाराज नहीं कर सकते। और नॉर्दर्न लाइन्स सारी इनके साथ है, जिसमें उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, हज़ाराज हैं, ये सारे वहाँ पर हैं। 40% पश्तून्स ने कब्जा किया हुआ है काबुल के ऊपर, 60% रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है, वो भी हमने देखनी है, वो हम देखते हैं कि वो नहीं है। तो इन चीज़ों को देखें तो इस वक्त हमें बहुत ही कोशिश करनी चाहिए। एक तो हमें प्रोएक्टिव होके अमेरिका को कहना जी कि आप वेपन एमbargo छोड़ के गए, आप ये 2 चीज़ें करें, असला वापस लें, फाइनेंशियल सपोर्ट बंद करें, पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दें, मेक पाकिस्तान मिलिटरी स्ट्रॉन्ग, ताकि हम इनको कन्फ्रंट कर सकें इतनी ज़्यादा पोजिशन जो आ रही है। नंबर 2, इंडिया को वो रेन डालें, कंट्रोल करें कि इंडिया व्हाट इज डूइंग, इंडिया को वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये उनको, फिर उसके बाद आप यूरोपियन को भी कहें जी आप भी यहाँ पर सब कुछ गन छोड़ के जाए, दोनों ममालिक क्लियर करें। डिजाइन प्लीज अंडरस्टैंड, बीइंग ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री 1, बेस्ट ऑफ जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन 2, बहुत प्रोफेशनल लड़ाका फौज 3, अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। दिस इज व्हाट द पीपल दे डोंट वांट। इसलिए वाली में वर्ल्ड में मैं आपको फंसा के रखा, उनकी मर्जी के फैसले कर रहे हैं ना। जहां CPEC बना, आपकी और चाइना की वो चलेगी, यहाँ से ट्रेड चलेगा जाके अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर, क्या वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, हम अपने फैसले हम खुद करेंगे, ये नहीं चाहिए। इसके लिए ये अफगानिस्तान, देखिए why you should leave $7.2 billion weapon ammunition अफगानिस्तान by leaving, why आप या तो उसको डिस्ट्रॉय करके, बिल्कुल ऐसे ही। और ये सवाल उस वक्त से अब तक बरकरार है, और वो वेपन इस्तेमाल भी पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ ही हो रहा है। लेकिन चिश्ती साहब,
एक चीज़ जैसे आपने जिक्र किया कि वो इन्फ्लुएंस चाइना का क्या होगा और वो ज़्यादा अदा कर सकता है किरदार, लेकिन अब तो ये तो फिर एक जत्था हुआ कि जो ज़्यादा पैसे देगा वो उसके कहने पर उस तरह इस्तेमाल हो जाएगा। और दूसरा, हम जिस पड़ोसी के साथ डील कर रहे हैं उसके साथ अगर हम ट्रेड बंद करके उसके ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ट्रेड बंद कर दी है, बाज आ जाओ, उसकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो वो कहता है मैं जा बाहर से कर लूँगा। उसके किसी पड़ोसी मुल्क के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो वो कहता है कोई नहीं, मेरे पास भारत है, मैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट ले लूँगा। तो इस माइंडसेट के साथ हम कैसे डील करते हैं? देखिए ज़ौक, बदकिस्मती ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, लेकिन वो एज अ स्टेट नहीं कर रहे। जो मैं कह रहा था, स्टेट वो होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस की पासदारी करे, एक नेबरहुड का ख्याल करे, ऐसे यूनाइटेड नेशंस के जो उसूल हैं नॉन इंटरफेरेंस के, उनके रिगार्ड करे। तो वो तो कर नहीं रही। वो तो एक पावर हब है, गन कंट्रोल है उनके पास ज्यादा फुट सोल्जर्स हैं, उनको वो करके उन्होंने जितने एरिया में इन्फ्लुएंस अपना किया हुआ है। और वो भी इनसिक्योरिटी उनको हर वक्त ये रहती है कि दूसरे जो ग्रुप हैं वो स्ट्रांग ना हो जाएं। और सबसे बड़ी, हमारे जो मुआहिदा था नहीं हो सका जो कामयाब, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो लिख कर नहीं देना चाहते थे। इवन लिख के देने का मतलब ये था कि वो दूसरे ग्रुप्स को इनकरेज करते कि हमारे खिलाफ में, इस गवर्नमेंट के खिलाफ या तरीके तालिबान जो अफगानिस्तान है उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाओ। तो इतना खौफजदगी तो है उनके अंदर। वो है लिव एंड लेट लिव वाला फार्मूला कर रहे हैं। और जो बेस्ट बार्गेन, कैश स्टार्व्ड कंट्री है, उनके पास पैसे हैं कोई नहीं। इंडिया जो है ऑन स्पॉट, जैसे जाहिर है मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि वो इतनी मैसिव उनको सपोर्ट या फंडिंग कर रहे हैं और उन्हीं से सारे सलाह मशवरे चल रहे हैं। मेजरेबल टर्म में चाबहार का इंसेंटिव जरूर नजर आता है। हमें सिर्फ डिफरेंशिएट भी करना चाहिए। माइनस दिस गवर्नमेंट, इंडिया को आप नहीं निकाल सकते, अपनी मर्जी से नहीं उनको कह सकते कि वो अपने आप को अलग कर लें, वो करेंगे नहीं। आप जैसे ब्रिगेडियर हारिस कह रहे थे कि हमें ग्लोबली, नेटो यहाँ पे इतना सारा रहा है, उनको एंगेज करना चाहिए, अमेरिका को बताना चाहिए, रशिया मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मिडल ईस्ट के मुल्कों को आना चाहिए। हमें एक कैंपेन ओवरऑल डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिर्फ वॉरलॉर्ड्स हैं, सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसीलिए उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। और वो ऐसी हरकत कर भी नहीं रहे जिससे उसको कोई रिकग्निशन मिले। वो तो एक कंट्रोल दिखा रहे हैं, कंट्रोल बाय वेपन है, और जिसके हाथ में गन ज्यादा मजबूत है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अमेरिकन जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि 7.2 बिलियन का असला दे गए हैं, वही तो बिक रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अमेरिकन उस वक्त इतने एंगेज थे, ये ज़हन में रखना चाहिए हमें और आपके व्यूअर्स को, कि अमेरिका ने दोहा में तालिबान का तकरीबन 10 साल से दफ्तर खोला हुआ था। ये उस वक्त भी ऑफिस खोला हुआ था इनका जब अमेरिकन कंट्रोल था यहाँ पे, क्योंकि नेगोशिएशन वहां करते थे। ये सारी नेगोशिएशन वहां हुई जिसके अंदर उन्होंने एग्री किया। अब बगराम बेस क्यों मांग रहे हैं? बगराम बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। 50-60s में उस वक्त सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था इसको, बाद में खुद आ गया 79 में। सोवियत यूनियन तो बहुत मैसिव उसने डेवलप किया क्योंकि उनकी एयरफोर्स बहुत बड़ी थी। फिर अमेरिकन आ गए, उन्होंने भी उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से किया। हैंडओवर करते वक्त उन्होंने वो बेस अ काइंड ऑफ, आई एम नॉट एग्रीइंग टू द टर्म, कि अमानतन रखवाया था कि जनाब ये हमारा रख लें, जब हम आएंगे वापस हमें जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने उसके बदले में मंथली पैसे लगवाए, डॉलर लगवाए हुए हैं। एक तरफ उनसे भी पैसे लेते रहे या डॉलर लेते रहे, एक तरफ यही जैसे असला के डिपो खोल के बांटना शुरू कर दिया या बेचना शुरू कर दिया। तो ये सारा हमें दुनिया को अवेयरनेस, एक कैंपेन पूरी ऑल आउट करनी पड़ेगी। वन बटन या वन विंडो। हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखना चाहिए, जैसे आपने स्टार्ट में कहा था कि हमें देखना होगा, हमें पूरी दुनिया को अब इस चीज़ का एहसास भी हो रहा होगा। जैसे तुर्की की कोशिशें रही हैं, कतर की कोशिशें रही हैं, इस तरह अमेरिका में जो कुछ हुआ, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को अब बेहतर तरीके से सिफारती सतह पर इसको डील करना होगा। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ऐसा मुल्क जहां के 20 अजला शदीद पसमानगी का शिकार हैं, जहां सेहत और तालीम की सहूलियात कम हैं, ऐसा मुल्क जहां 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ऐसा मुल्क जहां बेरोजगारी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह 7.1% हो चुकी है, ऐसा मुल्क जहां की बदउनवानी का इल्म नैब की 5,300 अरब रुपए की बरामदगियों से होता है, ऐसा मुल्क जहां ताकतवर हलकों ने मईशत को और मुआशी पॉलिसियों को यरगमाल बनाकर रखा हो, ऐसा मुल्क जहां इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक छोटे तबके के लिए बिजली टैरिफ में 11% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, ऐसा मुल्क जहां आम सार्फिन महंगी बिजली के बोझ तले दब चुके हैं, ऐसा मुल्क, इस मुल्क में मरात याफ्ता तबके को मिलने वाली सहूलियात हैरान कुन हैं, होशरुबा हैं। आज रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक बिजली मुलाजमीन को माहाना 300 से 1300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। खबर के मुताबिक इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के मुलाजमीन को माहाना 2,56,500 यूनिट
मुफ्त दिए जाते हैं, जबकि 13 कंपनियों को माहाना 3,18,445 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। जब मईशत मुश्किलात का शिकार है तो क्या ऐसी मरात रखना इंसाफ है? होशुबा और बिला जवाज मरात का सिलसिला हर महकमे और हर इदारे तक फैला हुआ है। इस साल फरवरी में अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 300% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। रुकने असम्बली की तनख्वाह 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए माहाना कर दी गई थी। इससे पहले दिसंबर 2024 में रुकने पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से 4 लाख और वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए की गई। और यह वो वाहिद मामला था जिसमें तरीके इंसाफ के अरकान भी हुकूमती अरकान के हम ख्याल नजर आए। इस साल अगस्त में यह इंकशाफ सामने आया था कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन और कमिश्नर्स के लिए तनख्वाहों के पैकेज में गैर मजाज इजाफा किया था, जो सालाना 15 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा बनता है। क्या अरकान असम्बली, क्या ओहदेदार और क्या अफसरान मरात की गंगा में सभी नहाते हैं और खूब नहाते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यानी पाइड की 2021 की एक रिपोर्ट में भी चौंका देने वाले इंकशाफात मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी तैनात होने के बाद ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के अफसर से भी ज्यादा हो जाती है। सरकारी अफसरान को घर, मुलाजमीन और अलाउंस तनख्वाह का हिस्सा शुमार नहीं होते। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में 9.5% ज्यादा तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। पाइड रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 20 के अफसर की तनख्वाह कागजों में तो सिर्फ 1,660,000 रुपए है, लेकिन मुख्तलिफ अलाउंस, गाड़ी, मेडिकल और घर की सहूलत शामिल कर ली जाए तो यह माहाना आमदन 7,30,000 रुपए तक पहुंच जाती है। इसी तरह ग्रेड 21 के अफसर की तनख्वाह कागजों में तो 1,12,000 के करीब है, लेकिन सहूलियात शामिल करने के बाद यह तनख्वाह 9,80,000 रुपए माहाना बनती है। ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह कागजों में 1,23,500 रुपए है, जो दूसरी सहूलियात शामिल करने के बाद 11 लाख रुपए बन जाती है। नाज़रीन, तनख्वाहों और मरात के साथ साथ सरकारी एहलकारों को सहूलियात भी मिलती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये इंकशाफ कर चुके हैं कि गोल्फ क्लब्स अरबों डॉलर की सरकारी जमीन पर बने हैं और सिर्फ 5,000 रुपए किराया देते हैं। बीबीसी की नवंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह तकरीबन 12.5 लाख रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को माहाना तनख्वाह के अलावा सरकारी घर भी मिलता है। इस घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली, गैस और पानी का बिल भी हुकूमती खजाने से अदा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को सरकारी गाड़ी के साथ माहाना 400 लीटर पेट्रोल भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इनकम टैक्स से भी इस्तिस्ना हासिल होता है। नवंबर 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट जजेस के अलाउंस में इजाफा किया गया था। जजेस को हाउस रेंट की मद में मिलने वाले अलाउंस को 68,000 रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए, जबकि जुडिशियल अलाउंस जो पहले 4,28,000 रुपए था उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया था। नाज़रीन, साकिब निसार के हवाले से यह खबर भी मंजर आम पर आई थी कि उन्होंने रिटायरमेंट के मौके पर अपने लिए ये इजाफी सहूलियात और मरात मंजूर करा ली थी। इन मरात में कम कीमत पर सरकारी गाड़ी खरीदना, तनख्वाह का 85% हिस्सा बतौर पेंशन, बिजली के 2,000 यूनिट्स मुफ्त और माहाना 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त शामिल थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह बयान भी रिकॉर्ड पर है कि मुल्क की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। सवाल यह है कि भारी तनख्वाहें और मरात लेने वाले ये सरकारी ओहदेदार क्या खुद सरकारी अस्पतालों से इलाज कराते हैं? क्या इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? हबीब जालिब ने कहा था, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूस, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।